पवार वर्सेस पवार में आपने इस पर कुछ देर पहले पूछा था कि शरद पवार को लोग इतना क्रेडिट क्यों देते हैं। आशुतोष जी, ये नतीजा शायद नए सिरे से प्रश्न पार्टी पर खड़ा करेगा, क्योंकि वो उन्होंने इमोशनल दाव तो खेला था, बोले अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए एक चीज पीछे से काम करूंगा। एक चीज समझिए, विधानसभा के चुनाव में अगर शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार का परफॉर्मेंस ये है, तो फिर आने वाले समय में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की पॉलिटिक्स को के डिसइंटीग्रेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत तेजी के साथ हो जाएगी, क्योंकि इस नंबर पे अगर सरकार बनती है बीजेपी और उनकी सरकार बनती है, तो उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी को संभालना और शरद पवार के लिए भी अपनी पार्टी को संभालना मुश्किल काम होगा, इतना आसान काम नहीं होगा। तो इसलिए विधानसभा के चुनाव में अगर आप लेगेसी नहीं ले पाए, अगर आप बढ़त नहीं बना पाए और आपके सामने उसी तरीके की, उसी विचारधारा की एक दूसरी पार्टी अगर उपलब्ध है और वो सरकार उसके साथ खड़ी हुई है, रिसोर्सेज उसके साथ है, तो बहुत मुश्किल हो पाएगी। मुझे नहीं लगता उद्धव ठाकरे इस सेटबैक के बाद से दोबारा उठ खड़े भी हो पाए। चलिए एक बार झारखंड पर जल्दी से, यहाँ पर चूंकि रिसर्चर्स की टीम बैठी हुई है, संगीत रागी जी आप अपनी बात बोलते रहिए, फिर यहाँ पर जो रिसर्चर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं उनसे जल्दी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाजी बार बार पलट रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ भी जल्दी से? अभी तो बीजेपी और इंडिया अलायंस टक्कर पे ही चल रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस हाँ आप बताइए। साथी ने बताया कि टक्कर ही देखने को मिल रही है, बाकी आगे रुझानों को देख। चलिए रुझान में अभी टक्कर है और आप देख रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते भी सीटें कैसे इधर की उधर हो रही हैं। 108 सीटों पर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में एकनाथ शिंदे हाफ सेंचुरी पार 52 सीटों पर, एनसीपी 33 सीटों पर, अन्य पर 3। जल्दी से नीचे जा रही है जो महाअघाड़ी है गठबंधन, वो अब 77 पर पहुंच गए हैं। और अब साहिल भी हमारे साथ जुड़ गए। साहिल जल्दी से एक प्रतिक्रिया, क्योंकि 284 पर आप देख रहे हैं फिलहाल रुझान आ चुके हैं, 4 सीट बचा है। हाफ डबल सेंचुरी पे पहुंची महायुति, डबल सेंचुरी। और मैं पहले से कह रहा था ना, स्ट्राइक रेट देखिए उधर, इस पर आपका कमेंट जल्दी से, वो छोटा स्क्रीन दिखाइए। 30% अगर अजित पवार का है, और माफ कीजिएगा शरद पवार का शरद, तो 70। ये क्या बता रहा है? वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को ये डिसइंटीग्रेट होने से नहीं बचा पाएंगे। नहीं, देखिए इसका मतलब ये है कि अजीत पवार के जो विधायक हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। सीएसडीएस के सर्वे में भी दिखाई दिया था कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत कम नजर आती है। विधायक जो है उनके 4 से 5 बार जीते चुके हैं, इसके लिए उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कम होती है। एक बार फिर मैं कह रहा हूं, बीजेपी के नंबर पर नजर रखिएगा। 100 का आंकड़ा बीजेपी पार कर रही है। 100 का आंकड़ा बीजेपी पार करेगी तो 200 पार करने की सूरत में बीजेपी का दावा ज्यादा प्रबल हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें तो अजीत पवार के विधायक जहां पर जीत रहे हैं वो बड़ी मार्जिन से फिलहाल आगे चल रहे हैं, इंक्लूडिंग देवेंद्र फडणवीस जो 4000 वोट से इनिशियल ट्रेंड्स में 4000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये लीड इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। बीड़ जैसे इलाके में धनंजय मुंडे परली से 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं, जहां पर मराठा वर्सेस ओबीसी बड़ा संघर्ष हुआ था। इसका मतलब ये कि इस बार मराठा कंसोलिडेशन नहीं हो पाया है, ये बात साफ यहां पर नजर आती है। मराठा कंसोलिडेशन नहीं हो पाया, जो लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा था वो इस बार कम हो गया। 198, 197 कुल मिलाकर डबल सेंचुरी के पार अगर पहुंच रही है महायुति, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। और चुनाव आयोग की तरफ से भी जो कई राउंड्स की काउंटिंग के बाद नंबर्स जारी किए जा रहे हैं, उसमें स्पष्ट जनादेश बहुमत के आंकड़े को छूता हुआ महायुति दिख रहा है। लेकिन चूंकि बात पार्टीज की हो रही थी, तो अब मैं आपको बहुत दिलचस्प आंकड़े दिखाने वाले हैं। ये बड़ी खबर बताते हुए हम नंबर्स आपको दिखाएंगे, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र में रुझानों में प्रचंड जीत की ओर महायुति बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह साफ इशारा है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है सेंचुरी पार। तो वहीं पर शिवसेना 53 और एनसीपी 33 पर। लेकिन अब जल्दी से स्क्रीन पर आ जाइए, क्योंकि इस स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे पार्टी वाइज स्ट्राइक रेट, जिसमें ये नफा नुकसान जो पार्टी का है। ये देखिए पार्टी स्कैनर जब आप देखते हैं तो अलग अलग जो पार्टियों का है, बौद्ध में अगर आप देखें, जैन में, मुस्लिम वोटर में, जाति जनगणना को लेकर, अनुसूचित जाति समुदायों के जो दबदबे वाली सीटों पर जो नफा नुकसान है, ओबीसी सीट पर 2 का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, मुस्लिम सीट पर 4 का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, वहीं बौद्ध में 1 सीट का। जिस समुदाय के जो दबदबे वाली सीट है उस पर नफा नुकसान हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर आप कांग्रेस पार्टी का देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी का ओबीसी वाले दबदबे, मतलब ये साहिल बता रहा है कि ओबीसी वोटर, अभी कुछ भी हम नहीं, सिर्फ रुझान है, छाछ को भी फूक फूक के पीजिए, लेकिन ये बता रहा है 10 का ओबीसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पीछे होना, कि ओबीसी वोटर बड़ी तादाद में शिफ्ट हुआ है।
और इन ये नीचे की तरफ ओबीसी बहुल सीटों पर जा रहे हैं और बीजेपी भी 2 सीटों पर जा रही है। अनुसूचित जाति में 2 का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं शिवसेना, ये शिंदे साहब की पार्टी है, तो आखिर ओबीसी में गेन कौन कर रहा है? 6 सीटों पर ओबीसी बहुल सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट गेन करता हुआ दिख रहा है। 3 अनुसूचित जनजाति पर, एसटी पर और अनुसूचित जाति का। अंजना, एक चीज अगर मैं वहां आकर कह सकता हूं, अगर वहां पर जगह है तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर आपको नजर देखनी चाहिए कि देखिए मुसलमान +1 इनके तरफ जाते हुए, यानी कितने उम्मीदवार उतारे थे? 5 अजित ने उतारे थे। अजित पवार ने 10% उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि जो लोकसभा का ट्रेंड होता है ना कि मुस्लिम एक तरफ इकट्ठा हो गए थे, तो वो वोट जिहाद का पैटर्न टूट गया है। वोट जिहाद नहीं होता है। असेंबली में उम्मीदवार कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो शायद ये दिखाता है। इनिशियल ट्रेंड्स में क्यों ना हो, लेकिन मुस्लिम थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन शिवसेना शिंदे की तरफ झुकते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अगर हम एनसीपी का देखें ना, एनसीपी का देखें तो हमें पता चलेगा एनसीपी वर्सेस एनसीपी, यहां पर भी आपको वही ट्रेंड दिखाई देगा कि मुस्लिम वोटर जो है ना वो कहीं ना कहीं एनसीपी अजित पवार के उम्मीदवार को वोट डालते हुए हमको नजर आएंगे। कुल मिलाकर अनुसूचित जातियों में एनडीए यहां पर आगे, यानी पिछली बार दलित सीटों का पूरा नंबर है। दलित सीटों पर देखिए एनडीए आगे 10 सीटों पर आगे होना, इंडिया गठबंधन का 7 सीटों पर। पिछली बार वो पूरा कंसोलिडेशन हुआ था संविधान के मुद्दे पर, यानी संविधान का मुद्दा ओबीसी पर एक बार देखते 2% वोट गिने जा चुके हैं। 1.4 से 2% वोट हो गया। वोट ये देखिए, दिस इज द रियल नंबर जो मैं इशारा कर रही हूँ कि अगर 102 सीटों पर, ये देखिए ये जो कलर आप देख रहे हैं मैप का, ये साफ इशारा कर रहा है। वापस आइए। ये थोड़े सेंसिटिव है, बुरा मान जाते हैं ज्यादा इनको ये करने पर। ओबीसी वाले पर वापस जाते हैं। चलिए, ओबीसी सीटों पर एनडीए 102 सीटों पर आगे चल रही है, इंडिया अलायंस 48 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, ओबीसी का नारा बीजेपी ने सबसे पहले दिया था लोकसभा में, लेकिन पिछली बार जो मराठा कंसोलिडेशन हुआ उसके वजह से ओबीसी वोट कंसोलिडेट होने के बावजूद भी बीजेपी को फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि मराठा आरक्षण मांगने वाले कह रहे थे कि हमें लिखित में दो, हमें एफिडेविट दो, हमें वीडियो बना के दो कि 27% ओबीसी में देखिए असेंबली में ओबीसी मान रहे थे कि हमारे प्रोटेक्टर बीजेपी ही है। क्या ये कहा जा सकता है? असेंबली में कैंडिडेट भी ज्यादा होते हैं, तो जो मराठा वोट भी है वो स्प्लिट हो सकते हैं वहां पर। देखिए, मराठवाड़ा कुड हैव बीन अ डिसिसिव फैक्टर, लेकिन वैसे उस तरीके से नहीं हुआ है। देखिए, मराठवाड़ा रीजन में बीजेपी यहां पर ठीक ठाक कर रही है।